तो वेल्डिंग क्या होता है भाई? वेल्ड मतलब वेल्डिंग करना, ठीक है। दो रेलों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ऐसे थोड़ी जोड़ पाएंगे, रेलों को जोड़ने के लिए हमको वेल्डिंग करना पड़ेगा। मोस्टली हम लोग जो तो जोड़ने के लिए तो वेल्डिंग यूज़ करते हैं जो हमारे सामने आती है। एक आती है एटी वेल्डिंग, एक आती है फ्लश बट वेल्डिंग। एक आती है आपकी कौन सी वाली, एक होती है आपकी एटी वेल्डिंग और दूसरा होती है फ्लश बट वेल्डिंग, जिसको बोलते हैं हम एफवी भी बोलते हैं। एटी वेल्डिंग जो होती है हम क्या करेंगे, मैनुअली करते हैं साइड पे। एटी वेल्डिंग हमेशा कहाँ पे की जाती है, साइड पे की जाती है। और जो फ्लश बट वेल्डिंग है वो कहाँ पे की जाती है, प्लांट में की जाती है, ठीक है। या तो हमारे पास अगर प्लांट में ऑन लाइन पे भी करेंगे तो फिर वो पूरा उनका सेटअप आता है, वो एक ट्रक आता है, मशीन आती है, उससे क्या होती है फ्लश बट वेल्डिंग होती है। और नॉर्मल जो एटी वेल्डिंग होती है वो कहाँ पे होगी, हम लोग अपने स्टाफ से लाइन पर कर सकते हैं। अब देखिए वेल्डिंग पे चर्चा करेंगे तो हम, वेल्डिंग तो सबको पता है तो हम वेल्डिंग के बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे। हम ऑन द साइट पे सिस्टमेटिक, जैसे साइट में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, हम उस स्टेप की चर्चा करेंगे। और उस स्टेप के बीच में जितनी भी आपकी मतलब सिचुएशन आएगी, जितनी भी आपको काम आएंगे, उस पर हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ वेल्डिंग अगर हम करेंगे तो कहीं अगर वेल्ड फ्रैक्चर हो गया, कहीं कोई रेल खराब हो गई, कहीं आपका लाइनर बाइटिंग हो गई, या किसी भी वजह से जब भी हम किसी रेल को चेंज करेंगे, किसी भी कारण से जब भी हम किसी रेल को चेंज करेंगे, दूसरी रेल, नई रेल डालेंगे या पूरा सेकेंड हैंड रेल डालेंगे, जो भी रेल हम यूज़ करेंगे, तो वो जो भी रेल हमारी डल रही है वही रेल हमारी जो क्या कहलाएगी, उसको हमको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा। हम लोग जो करते हैं वो करते हैं एटी वेल्डिंग, ठीक है। इसको फ्लश बट वेल्डिंग भी कहते हैं। अब एटी वेल्डिंग हमको करना है, सपोज मान लिए कि हमको वेल्डिंग की आवश्यकता हुई, भाई कहीं वेल्ड फ्रैक्चर हो गया या फिर कहीं हमारा आईएमआर लग गया या फिर किसी वजह से हम रेल को चेंज कर रहे हैं। तो रेल को चेंज करना है तो सबसे पहले हमको एक दूसरी रेल चाहिए रहेगी। रेल को चेंज करना है तो वेल्डिंग करेंगे तभी तो जब रेल चेंज करेंगे। तो रेल चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए रहेगी, एक नई रेल चाहिए रहेगी, या नई या सेकेंड हैंड जो भी रेल रहेगी वो हमको रेल चाहिए रहेगी। तो सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा उस रेल का इंस्पेक्शन करना रहेगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा, उस रेल का इंस्पेक्शन करना है। तो जो रेल है, हम रेल का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे भैया, रेल का इंस्पेक्शन करने के लिए हमको निम्नलिखित चीज़ों को हमको स्पेशल हमको याद देखना है। कोई भी रेल हम जब भी है, हम मेट हो, हम मुकद्दम हो, हम पीडब्ल्यूआई हो, जो भी हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेल का इंस्पेक्शन करेंगे कि भैया रेल हमें कैसी रेल हमको यूज़ करना है और हमको उससे वेल्डिंग करना है। तो सबसे पहले रेल की कंडीशन में बात आती है कि भैया कोई भी रेल 50 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में कोई भी रेल 50 साल से ज़्यादा पुरानी रेल को हमको यूज़ नहीं करना है। अगर हम नई भी रेल यूज़ कर रहे हैं, देखो 50 साल पुरानी मतलब एक नई रेल है, बिल्कुल न्यू रेल आई है, हम रखी हुई है, जैसी आई थी वैसी की वैसी रखी हुई है, लेकिन उसकी उम्र क्या हो गई है, 50 साल हो गई है, अनयूज है। तो ऐसी रेल को भी हमको यूज़ नहीं करना है। बाकी उसका आज तक यूज़ हुआ ना हो, 0 जीएमटी हो, लेकिन अगर 50 साल उसकी उम्र हो गई है तो उस रेल का हम यूज़ नहीं करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि हम सेकेंड क्लास रेल का यूज़ कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन यदि हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड क्लास रेल का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेकेंड क्लास रेल का हम यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो रेल हमारी पहली तो चीज़ यूएसएफडी टेस्टेड होनी चाहिए। अगर हम सेकेंड क्लास रेल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ वो कैसी होनी चाहिए, हमारी यूएसएफडी टेस्टेड होनी चाहिए। तो वो जो यूएसएफडी टेस्ट होगी उसी रेलों को हमको यूज़ करना है। तीसरी क्या होगा, हम क्या और देखेंगे भाई, रेल में कोई बैंड ना हो, बैंड ना हो, कहीं से कहीं बैंड ना हो, उसमें कहीं किंक ना बना हो, किंक बन जाता है कहीं, या तो मेरी रेल बैंड हो जाती है, ऐसी कहीं बैंड ना हो, रेल में ऐसे किंक ना बने हो, हमारी रेल कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि उसकी वेब में या फ्लेंज में वियर ना हो, लाइनर बाइटिंग का वियर होता है, गड्ढे पड़ जाते हैं, किसी भी टाइप का वियर, तो किसी भी कंडीशन में जो वियर होना चाहिए वो हमारा 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस हमारी रेल में जो भी हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे तो उसी में, चाहे वो फ्लेंज की बात कर ले, चाहे हम किसकी बात करें, वेब की, तो उसमें 1.5 mm से ज़्यादा का क्या नहीं होना चाहिए, वियर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा वियर है तो उस रेल को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। पांचवी कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई हमने रेल यूज़ किया है,
अगर हमने कोई रेल लिया है तो उस रेल में अगर वेल्ड है पहले से ही, अगर उस रेल में अगर हम ऐसी रेल भी हम चाह रहे हैं, हमारे पास नहीं है कि उसमें पहले से ही वेल्ड है, तो किसी भी कंडीशन में दो वेल्डों के बीच की दूरी न्यूनतम मतलब 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वेल्ड भी वहां पर अवेलेबल है किसी रेल में, तो अगर दो वेल्ड भी है तो उन दो वेल्डों के बीच की दूरी कम से कम 4 मीटर से तो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी में है कि 4 मीटर से कम है तो उस रेल को भी हमको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है भैया जी, हम उस रेल को भी यूज़ नहीं करेंगे जिसके छोर से, मतलब जैसे ये मेरी रेल है, इस रेल के एंड पॉइंट से, इस रेल के एंड पॉइंट से 40 mm डिस्टेंस तक, 40 mm मतलब छोर से 40 mm डिस्टेंस तक कोई होल नहीं होना चाहिए, ना कोई एसएनटी का होल होना चाहिए, ना ओईची का होल होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई होल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई होल है, कोई तार है, तो ऐसी रेलों को भी हम वेल्डिंग में यूज नहीं करेंगे। कैसा क्यों लिया जाता है भैया जी, देखो हम जो वेल्डिंग का गैप लेते हैं, वेल्डिंग का गैप लेते हैं वो कितना लेते हैं 25 mm, 25 +- 1 हमारा वेल्डिंग का गैप होता है। प्लस क्या किया जाता है कि 7.5 mm वन साइड और 7 + 0.5 वन साइड, मतलब 7.5 7.5 ऐसा हम दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, बेच छोड़ देते हैं। ऐसा टोटल मिला के हम इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आता है हमारा 44 mm। इसी कारण से रेल की जो एज होता है उस एज से 40 mm डिस्टेंस तक ना कोई होल होना चाहिए, ना कोई एसएनटी का बॉन्डिंग वायर होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब रेल हमारी बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। अगली कंडीशन ये कहते हैं कि अगर मैं 60 kg की रेल यूज कर रहा हूँ, कौन सी रेल यूज कर रहा हूँ, 60 kg की रेल यूज कर रहा हूँ, तो उसमें वर्टिकल वियर, वर्टिकल वियर 60 kg की रेल में वर्टिकल वियर 9 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम उस रेल को ही यूज़ करेंगे जिसमें वर्टिकल वियर 9 mm से ज़्यादा ना हो। नॉर्मल केस में 60 kg की रेल है तो हमारा वर्टिकल वियर कितना mm परमिसिबल है, 13 mm। नॉर्मल केस में वर्टिकल रेल में हमारा जो वियर जो परमिसिबल है वो है कितना, 13 mm। लेकिन 13 mm परमिसिबल है, लेकिन वेल्डिंग के केस में 9 mm से ज़्यादा उसमें वर्टिकल वियर नहीं होना चाहिए। जिसमें 9 mm या उससे ज़्यादा वियर है उस रेल को भी हम वेल्डिंग में यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारी रेल है वो स्क्वायर है या नहीं है। जैसे हमारी जो लंबी रेल है उस रेल में हम क्या लगाएंगे, गुनिया लगाएंगे, जो आता है ना आपका ऐसा गुनिया आता है, उससे उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि भैया ये पूरा 90 डिग्री पर है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं, हमारा ये जो भी है ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, जो एंड पॉइंट होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर स्ट्रेट किसी कंडीशन से नहीं है तो उसकी भी कंडीशन है कि किसी भी हालत में 0.7 mm से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वेयरिंग नहीं भी है तो परमिसिबल कितना है, बस मैक्सिमम कितना परमिसिबल, 0.7 mm से ज़्यादा का उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब स्क्वेयरिंग भी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, 0.7 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब लगभग 1 mm। उससे ज़्यादा का उसमें क्या नहीं होना चाहिए आपका, मतलब स्क्वेयरिंग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसमें बेंड नहीं होना चाहिए, तिरछा कट नहीं होना चाहिए। ये भी हम रेल में चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे भैया जी, हम और ये चेक करेंगे कि जो हमारी जो चलिए ठीक है, वियर की बात कर रहा था मैं, किसकी बात कर रहा था, वियर। तो जब अगर मैं वियर की बात करूंगा तो 60 kg रेल में, कौन सी रेल में, 60 kg रेल में, 60 kg रेल में देखो हम यदि रेल है, हमारे रेल खराब कब मानेंगे, वियर के कारण, कि जब उसमें वर्टिकल वियर 13 mm से ज़्यादा का हो जाए, 13 mm या उससे ज़्यादा का होगा तो उस रेल को हम लाइन से हटा देते हैं। लेकिन वेल्डिंग के केस में अगर किसी रेल का वियर 9 mm से ज़्यादा है, कितने mm से ज़्यादा है, 9 mm से ज़्यादा है, तो उस रेल का हम क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे वेल्डिंग के केस में। 9 mm वियर मतलब समझ जाओ, 60 kg रेल की जो हाइट होती है वो होती है 172, 169 कहाँ से हो जाए, 163 होगा ना, वही मैंने कहा कैसे हो रहा है, ठीक है 163, मतलब इसको घटाएंगे कितना आएगा, 163, 172 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा,
63 आएगा। तो जिस भी रेल की हाइट 163 mm से कम होगी उस रेल को भी हमको वेल्डिंग में यूज नहीं करना है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बता दिया मैंने कि स्क्वेयरिंग 0.7 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी रेल की जो जीएमटी है, किसी भी रेल की जीएमटी मतलब उसकी जो उम्र होती है वो उम्र पूरी नहीं गुजर जानी चाहिए। पता चले कि मैंने माना कि एक 60 kg रेल की मेरी उम्र कितनी होती है 800 जीएमटी। अगर हम वो रेल को देखेंगे कि उस रेल की जो जीएमटी है 800 साल कहीं पूरी तो नहीं हो गई है, उसकी उम्र बची हुई या नहीं बची हुई है, तो ऐसी रेलों का भी यूज नहीं करेंगे जिसकी जो उम्र है वो कैसी होगी, पूरी खत्म हो चुकी है। तो ये हमारे कुछ 9-10 पॉइंट थे। इस 9-10 पॉइंट को हम चेक करेंगे। अगर इसमें अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो उन रेलों को हमको यूज नहीं करना है। उसके बाद अगर सारी कंडीशन उसमें फिल होती है तो उस रेल को हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। अब वेल्डिंग के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मुकद्दम ने क्या किया, पहले से ही उस रेल को उस पोजीशन पे रख दिया। रखने के बाद पूरी तैयारी हो गई है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, वेल्डिंग के केस में कॉशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉशन। वेल्डिंग के लिए नॉर्मल कॉशन 30 का लगाया जाता है। कितने का लगाया जाता है, 30 का। लेकिन मैनुअल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि वेल्डिंग करने के लिए हमको 30 का कॉशन चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन ये है कि आप अगर ग्राइंडिंग नहीं होगी तो नॉर्मल स्पीड से गाड़ी आप नहीं निकाल पाओगे। जब ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगी उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 30 के एमपीएस से गाड़ी निकालना है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और फैक्ट है कि अगर आपका LWR सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, LWR है, तो LWR में हम लाइन को जब तक कट नहीं करेंगे, LWR में किसी भी लाइन को हम जब तक कट नहीं करेंगे जब तक 30 का कॉशन ना लग जाए। हमेशा LWR में जब भी हम रेल काटेंगे तो कॉशन में ही काटेंगे, बिना कॉशन के रेल को कट नहीं करना है। क्योंकि हम जब भी हम रेल चेंज करेंगे तो रेल को कट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 30 का कॉशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 30 का कॉशन लगा लेंगे। कॉशन वॉशन सब लग गया, दूसरे दिन बिल्कुल तैयारी हो गई है कि हमको क्या करना है, वेल्डिंग करना है। जब वेल्डिंग की पूरी तैयारी है तो जो भी वेल्डर हमारे पास आएगा, जो भी वेल्डर हमारे पास आएगा, जो भी लोहार हमारे पास आएगा, हमको उसको स्पष्ट बता देना है कि भैया जी आपको 60 डिग्री मतलब 60 kg की रेल की क्या करना है, वेल्डिंग करना है, या 52 kg की रेल की वेल्डिंग करना है। एक वेल्डिंग करना है या 2 वेल्डिंग करना है, जितनी भी वेल्डिंग करना है उसके बारे में उसको स्पष्ट रूप से हमको बता देना चाहिए। पता चले आपने उसको बताया नहीं, हमको करना था 52 kg की वेल्डिंग और वो लेके आ गया 60 kg का मटेरियल। 52 kg की वेल्डिंग के लिए अलग सेट लगता है और 60 kg की वेल्डिंग के लिए अलग सेट रहता है। वेल्डर को सपना तो नहीं आएगा कि भैया वेल्डिंग कैसा क्या, उसको बताना पड़ेगा। तो हमेशा उसको बताया जाएगा कि भैया उसको 60 kg की वेल्डिंग करना है या 52 kg की, तो उस हिसाब से वो मटेरियल लेकर आएगा। अब भाई मटेरियल लेके सब आ गए, सब पोजीशन पे आ गए, सुबह सुबह सब तारी तैयार हो गई। वेल्डर ने सारी मशीनों को चला चला के देखेगा। सबसे पहले वेल्डर क्या करेगा, अपनी सारी मशीनों को चेक कर लेगा, मेरी आपकी ब्लोवर सही चल रहा है कि नहीं, होंडा सही चल रहा है कि नहीं, डिस्क सही चल रही है कि नहीं, मतलब सारा का सारा लोहार और वेल्डर अपने अपने मशीनों को चेक करेंगे चला के। जब सारा चेक हो जाएगा उसके बाद एक चीज़ और देखना है हमें कि हमारे वेल्डर के पास कंपटेंसी सर्टिफिकेट है कि नहीं, हमारे पास वेल्डर का सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो वेल्डर का सर्टिफिकेट हम उसका चेक करेंगे। तो वेल्डर का सर्टिफिकेट कौन कौन सा होता है, वेल्डर का सर्टिफिकेट होता है TW1, TW2 और TW3। वेल्डर के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो 3 सर्टिफिकेट TPT से जारी किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं, TPP, थर्मल पोर्शन प्लांट। TPP का फुल फॉर्म क्या होता है, थर्मल पोर्शन प्लांट। ये कहाँ पर है, लखनऊ में। तो TPP मतलब थर्मल पोर्शन प्लांट में ये ट्रेनिंग की जाती है, TW1, TW2 और TW3। जब भी कोई हमारा नया वेल्डर जाएगा वेल्डिंग सीखने, जब भी हमारा कोई नया वेल्डर जाएगा वेल्डिंग सीखने, तो उसको जो कोर्स कराया जाता है वो कराया जाता है TW1। जब भी कोई वेल्डर हमारा पहली बार वेल्डिंग करने जाएगा तो उसको जो कोर्स कराया जाता है वो कराया जाता है TW1। ये जो TW1 की जो समय सीमा होती है वो होती है 2 सप्ताह। कितने सप्ताह होती है, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह मतलब 12 दिन। TW1 का कोर्स कितने दिन का होता है, 12 दिन का। उसकी जो वैधता रहती है, इसकी वैधता जो रहती है TW1 की, वो रहती है आपकी 6 महीने, 6 मंथ
या 100 ज्वाइंट, जो भी पहले हो जाए। जो TW1 कोर्स करके हमारा वेल्डर आता है इनिशियल, उसका 2 सप्ताह का कोर्स करता है, उसके बाद जब वो आएगा तो उसकी वैधता होती है 6 महीने या 100 जोड़, जो भी पहले हो जाए। जैसे इसके हो जाते हैं तो फिर वो जाता है TW2 कोर्स करने। कौन सा कोर्स करने जाएगा? TW2। जब वो TW2 कोर्स करने जाता है तो उसकी समय सीमा होती है 1 सप्ताह, 1 सप्ताह का होता है उसका कोर्स। कितने सप्ताह का होता है? जैसे ही वो 1 सप्ताह का कोर्स करेगा तो उसको भैया TW2 का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जैसे ही उसका 1 सप्ताह का कोर्स हो जाएगा उसको TW2 का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब वो बन गया परमानेंट वेल्डर। वेल्डिंग करने के लिए वो क्या हो गया? अथॉराइज हो गया। तो हम जब भी वेल्डिंग करें तो हमको ये देखना है कि उस वेल्डर के पास या तो TW1 या तो TW2 दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। TW1 की वैधता 6 महीने होती थी, TW2 का जो मिलता है उसकी वैधता होती है 2 साल। कितने साल होती है? 2 साल। जो भी TW2 का वेल्डर है, मतलब हमारा जो वेल्डर होता है उसका रिफ्रेशर कोर्स हर 2 साल में होता है। हमारे वेल्डर का रिफ्रेशर कोर्स हर कितने साल में होगा? 2 साल में होगा। एक तीसरा कोर्स TW3 होता है। कौन सा होता है? TW3। तो TW3 होता है SSC JEE SSC के लिए होता है। किसके लिए होता है? JEE SSC। इसकी भी समय सीमा होती है 1 सप्ताह। कितनी समय? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह समय सीमा होती है और इसकी जो कहना चाहिए वैधता होती है वो लाइफ टाइम, जब तक वो नौकरी पे रहेगा PWI तब तक वो वैध होता है। मतलब अपनी पूरी सर्विस लाइफ में जो JEE और SSC एक बार कहाँ जाएगा? TPP जाएगा अपना इंडक्शन करने के लिए, TW3 कोर्स करने के लिए। जैसे वो करेगा उसको TW3 होना चाहिए। तो ये बात भी है, वेल्डर के पास TW1 या TW2 होना चाहिए। हमारा जो PWI वहाँ वेल्डिंग कराने जा रहा है उसके पास भी हमारा TW3 सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर है तो हमको वेल्डिंग कराना है, नहीं तो नहीं कराना है। मतलब जो भी वेल्डिंग कराने जाए उसके पास कंपटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपटेंसी सर्टिफिकेट चेक कर लेंगे कि भैया वेल्डर के पास कंपटेंसी सर्टिफिकेट है या नहीं है। देखो ये तो हमारे वेल्डर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट वेल्डर है, आजकल वेल्डिंग तो प्राइवेट वेल्डर से भी होती है, तो प्राइवेट वेल्डरों को जो वेल्डिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो TPP नहीं देता है। उनको जो देगा वो देगा RDSO। कौन देगा उसको? RDSO। उनकी ट्रेनिंग कराता है RDSO। प्राइवेट वेल्डर की जो ट्रेनिंग होती है वो कराता है कौन? RDSO, रिफ्रेशर कोर्स, ठीक है। डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डिजाइनिंग एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमको ज़्यादा उस पर जाना नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि प्राइवेट वेल्डर है तो उसकी वेल्डिंग RDSO कराएगा, गवर्नमेंट वेल्डर है तो उसकी वेल्डिंग कौन कराएगा? TPP कराएगा। उसके बाद भाई हमने सब चेक कर लिया, PWI के पास भी सर्टिफिकेट है, किसके पास भी सर्टिफिकेट है? आपका वेल्डर के पास भी सर्टिफिकेट है। देन उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे? ब्लॉक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्लॉक। रेल पोजीशन में हो गई है, रेल की तैयारी हो गई है, सब कुछ तैयार हो गया है, रमाई उमाई सब हो गई है। अब क्या लगाएंगे हम? जब पूर्ण रूप से तैयार है तो हम ब्लॉक लगाएंगे। अब ब्लॉक के लिए हमेशा याद रखना कि हमें अगर एक वेल्डिंग करना है, 1 वेल्डिंग करना है, कितनी वेल्डिंग करना है? 1 वेल्डिंग। तो जब भी हमको एक वेल्डिंग करना है तो कम से कम 70 से 75 मिनट का ब्लॉक तो चाहिए ही चाहिए। अगर हमको एक वेल्डिंग करना है तो कम से कम 75 मिनट का ब्लॉक तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम ब्लॉक नहीं लेना है। अगर हमको 2 वेल्डिंग करना है, अगर हमको कितनी वेल्डिंग करना है? 2 वेल्डिंग, तो कम से कम 90 मिनट का ब्लॉक हमको चाहिए। अगर एक वेल्डिंग करना है तो कम से कम हमको 75 मिनट का ब्लॉक चाहिए। अगर 2 वेल्डिंग करना है तो किसी भी कंडीशन में कम से कम 90 मिनट का ब्लॉक हमको चाहिए रहेगा। हमको ठीक है ब्लॉक मिल गया प्रॉपर, हमको एक वेल्डिंग करना है 75 का, 2 करना है तो 90 का ब्लॉक ले लिए। अब ब्लॉक लेने के बाद क्या करेंगे? हम कट लगाएंगे। क्या करते हैं? कट लगाते हैं। और कट लगा के रेल को क्या करते हैं? हम चेंज करते हैं। रेल को कट लगाएंगे और रेल को क्या कर देंगे? चेंज, बदल देंगे। बदलने के बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे? नई रेल डालेंगे। जब भी नई रेल डालेंगे तो फिर क्या बनाएंगे? वहाँ पे गैप बनाएंगे। वेल्डिंग करने के लिए क्या बनाएंगे? हम गैप बनाएंगे। तो वेल्डिंग का जो गैप बनता है वो कितना बनेगा भाई? 25 mm का। ये जो गैप होता है वो कितना होगा? 25 ± 1 mm। जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग का जो गैप होता है वो होता है कितना? 25 ± 1, मतलब 24 या 26 के बीच में हमारा गैप होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम।
और इस गैप को हमको चारों तरफ नापना है, मतलब टॉप पे भी गैप नापेंगे, बीच में फ्लेंज में भी, वेब में भी गैप नापेंगे और नीचे फ्लेंज में भी। फ्लेंज में भी कहाँ, दोनों तरफ, लेफ्ट फ्लेंज और राइट फ्लेंज। ऐसे हम गैप कितनी जगह नापते हैं, 4 जगह। वेल्डिंग का गैप हम कितनी जगह नापेंगे, 4 जगह। और चारों जगह पे हमारा जो, चारों स्थानों पे जो हमारा गैप है वो 25 ± 1 आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा प्रॉपर गैप आ गया है, वेल्डिंग का हमने गैप वेप सब चेक कर लिए हैं। चेक करने के बाद फिर अगली क्या प्रोसेस रहती है, अगली प्रोसेस ये रहती है भैया जी कि अब वेल्डिंग का गैप मिल गया है, अब क्या करते हैं, अब उसको साफ करते हैं। क्या करते हैं, साफ। तो साफ करने के लिए हमारा वेल्डर क्या करता है, मट्टी तेल लेता है और मट्टी तेल से जो हमारी वेल्डिंग है, जहां हमको वेल्डिंग करना है उस रेल के एंड से दोनों तरफ, इधर भी 50 mm डिस्टेंस पे और इधर भी 50 mm डिस्टेंस पे, मतलब टोटल मिला के कितना, 150, इधर बीच का गैप छोड़ दिया, मतलब सब लगभग 150 mm, टोटल कितना मान लो, लगभग 150 mm पूरा एरिया में क्या करेगा, वो क्या करेगा, अच्छे से तेल से उसको साफ करेगा। लगभग 150 mm डिस्टेंस पे वो क्या करेगा, किससे, मट्टी तेल से अच्छे से साफ करेगा। मट्टी तेल डाल के ब्रश से बिल्कुल अच्छे से उसकी घिसाई कर देगा, बिल्कुल चमक लेके आएगा रेल में, मतलब कोई भी डस्ट, कोई भी धूल, कोई भी पार्टीशन वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर रेल की सतह पे धूल, डस्ट या कोई पार्टीशन मिलेगा तो वो हमारी वेल्डिंग में, रिएक्शन में दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा, या तो आपका हीटिंग टाइम बढ़ा देगा या फिर आपका रिएक्शन टाइम बढ़ा देगा, घटा देगा, कुछ ना कुछ तो अपना एफर्ट डालेगा। इसलिए रेल जो एरिया जो होता है, जो वेल्डिंग में इन्वॉल्व होता है, वो अच्छे से हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अगली क्या प्रोसेस होती है कि भाई हमने कर दिया, उसकी सफाई वफाई कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारी रेल है, हमारी रेल है, उस रेल में क्या करेंगे भाई, ये हमारी रेल है, अब इस रेल की 5 क्या करेंगे हम, 5 स्लीपर की इधर, 5 स्लीपर की चाबी इधर, 5 स्लीपर की चाबी इधर, तो दोनों तरफ 5 स्लीपर की हम क्या कर देंगे, चाबियां खोलेंगे। कितने स्लीपर की चाबियां खोलेंगे, 5। अब 5 स्लीपर की चाबियां क्यों खोल रहे हैं, कि हम दाब लगा सके। 5 स्लीपर की चाबियां इसलिए खोल रहे हैं कि हम क्या कर सके, दाब लगा सके। अब हम 5 चाबियों को खोल देंगे, उसके बाद फिर इन पे रेल पे क्या लगाएंगे, दाब। दाब लगा के पच्चर से उठाएंगे और 1 मीटर की एज से नापेंगे, टॉप में वर्टिकल, वर्टिकल बेंडनेस कितने में नापेंगे, 1 मीटर की से एज से हम उसको नापेंगे और हम इतना दाब लगाएंगे कि जो हमारा जोड़ है वो 2 से 2.5 mm उठना चाहिए। हमारा जोड़ कहाँ, कितना उठना चाहिए, 2 से 2.5 mm। किसी भी कंडीशन में हमारा जो जोड़ है वो 2 mm से कम नहीं होना चाहिए और 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने जोड़ को 2 से 2.5 mm को क्या करना है, अप करना है। 2 से 2.5 mm कैसा करना है, अप करके रखना है, 2 से 2.5 mm। किसी भी कंडीशन में हमारा 2 से 2.5 mm ही रखना है, 2 से कम भी नहीं चलेगा और 2.5 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि भैया हम इस पर दाब लगा के उठा क्यों रहे हैं, हम चाबी हटाए हैं और दाब लगा के इसको हम वर्टिकली जो है इसको उठा क्यों रहे हैं, लेटर और तो वर्टिकल कितना उठाएंगे, एज से, 1 मीटर के एज से 2 से 2.5 mm क्यों उठा रहे हैं, वो इस, हाँ बिल्कुल, कह कि नहीं, उसको इसलिए उठा रहे हैं, लाइनिंग तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन लाइनिंग में हम उसको 0 भी ले सकते हैं ना, हम उसको एक्स्ट्रा क्यों उठा रहे हैं, 2 से 2.5 mm क्यों उठा रहे हैं, 2 से 2.5 mm उसको इसलिए उठाया जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि देखो क्या होता है कि जो हमारी रेल है, हमारी रेल को अगर मैं उसको उठाऊंगा नहीं, अगर मैं रेल को क्या करूंगा, उठाऊंगा नहीं, तो क्या हो सकता है मेरा, अगर मैंने इसको उठाया नहीं 2 से 2.5 mm और बिल्कुल सीधा सीधा रखा, बिल्कुल सीधा सीधा रखा, तो आफ्टर वेल्डिंग क्या हो सकता है, मेरा जोड़ जो है वो लो हो सकता है। आफ्टर वेल्डिंग मेरा जोड़ कैसा हो सकता है, लो हो सकता है। और याद रखना, रेलवे में अपनी लाइन पर कोई भी वेल्ड हाई जोड़ है तो मैं चला सकता हूं मेंटेनेंस करके, लेकिन लो जोड़ का कोई इलाज नहीं है। अगर मेरा जोड़ लो हो गया तो उसको हम रख ही नहीं सकते, वो हमेशा गाड़ी आएगी, झटका लगेगा और सीधे निकल के जाएगी कूद के, उसका कोई इलाज नहीं है। उसको क्या करना है, एकमात्र इलाज है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर जोड़ आपका लो हो गया, उसका एकमात्र इलाज है कि उस जोड़ को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर से सारी वेल्डिंग और फिर से सारी कहानी दोहराना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत क्यों आए, हल्का सा हम क्या कर देंगे, उसको हाई कर देंगे जोड़ को। इनिशियली हम वेल्डिंग करते समय जोड़ को क्या कर देंगे, हाई करेंगे। जब जोड़ को हाई करेंगे, और हाई भी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल फिक्स है, मैंने अकॉर्डिंग टू मैनुअल 2 से 2.5 mm,
2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2.5 mm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना हम उसको उठा देंगे। ताकि अगर मेरा जोड़ थोड़ा सा हाई भी हो जाए तो मैं क्या कर दूंगा, उसकी ग्राइंडिंग करके उसको मिला सकता हूँ। अगर जोड़ मेरा हाई भी हो गया आफ्टर वेल्डिंग तो मैं ग्राइंडिंग करके मिला सकता हूँ, लेकिन जोड़ मेरा अगर लो हो गया तो कुछ कर पाऊंगा क्या, कुछ नहीं कर पाऊंगा, वेल्ड मुझे काट के अलग करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको वर्टिकल 2 से 2.5 mm उठा देते हैं। तो हमने इसको क्या किया, लाइनिंग किया, तो वर्टिकल क्या कर दिया हमने 2 से 2.5 mm उठा दिया। अब लाइनिंग क्या करेंगे हम, उसका करेंगे लेटरल करेंगे, पहले टॉप से कर लिया, अब कहाँ करेंगे, लेटरल करेंगे। तो जब लेटरल लाइनिंग करेंगे तो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल 0-0, 1 मीटर की एज से जब हम वर्टिकल लाइनिंग करेंगे तो उसको वैसा बिल्कुल मिलाना है, बिल्कुल 0-0। हमेशा चेक करना है थोड़ा दूर जाके कि ना किंक बनना चाहिए कोई, ना हमारा जोड़ में बैंड दिखना चाहिए। मतलब थोड़ा सा वेल्डर वहाँ करने के बाद थोड़ा लाइन से थोड़ा सा साइड से जाएगा और देखेगा कि मेरी लाइन बिल्कुल सीधी है कि नहीं, कहीं मैंने वेल्डिंग करने के लिए कहीं किंक तो नहीं बना दिया हूँ। वो सारी चीज़ों को वो वेट करेगा और देखेगा कि मेरी लाइन पूरी सीधी होनी चाहिए। अगर पूरी सीधी हो गई मतलब मेरी लाइनिंग क्या हो गई, परफेक्ट हो गई है। अब लाइनिंग हो गई है, लाइनिंग के बाद फिर अगली प्रोसेस क्या रहेगी भैया जी, लाइनिंग हो गई हमारी, लाइनिंग हमने कंप्लीट कर दिया। अब लाइनिंग करने के बाद अगला जो काम रहेगा वो रहेगा किसका, लूटिंग करने का। किसका काम रहेगा, लूटिंग करने का। अब लूटिंग करने के पहले क्या करेंगे, लाइनिंग करने के बाद क्या बांधेंगे, बक्सा बांधेंगे, पोर्शन बांधेंगे हमारा, जो हमारा मोल्ड है। ठीक है, तो मोल्ड जो आता है, पहले जो मोल्ड आता था वो आपका आता था कितने, 2 पीस में आता था। मोल्ड कितने पीस में आता था, 2 पीस में। पहले ऐसा मोल्ड आपका कितने पीस में आता था, 2 पीस में आता था। अब उसको क्या कर दिया था, जब 2 पीस में आता था और जब इसको हम बांधते थे तो ये जो बीच होता था ना गेप, उस बीच के गेप से हमारा पोर्शन हमेशा लीक होते रहता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें होती थी। इसलिए इस 2 पीस को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और नया जो मोल्ड लाया गया वो लाया गया 3 पीस में। किस कितने पीस में, 3 पीस में। मतलब 2 ये रहते हैं और नीचे की प्लेट एक अलग रहती, ऐसा कितने पीस में ला दिया, 3 पीस में। तो 3 पीस में हमने इसको तीनों तरफ से क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया जी, हमने ये लगा दिया। एक उधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा और एक नीचे से लग जाएगा। तो हमने जो मोल्ड होगा, मोल्ड को, उसका जो मोल्ड शूज होगा, मोल्ड शूज में रखा और रख के बहुत अच्छे से उसकी फिटिंग कर दिया। जब भी फिटिंग करे तो ऐसा करे कि वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लगना चाहिए। दोनों तरफ का रेल का जो गेप है बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए। अगर ये मेरा बीच का 25 mm का गेप है तो यहाँ पे 7.5 mm रेल दिखनी चाहिए और राइट हैंड साइड भी हमारी 2.7 mm की रेल दिखनी चाहिए। मतलब बराबर डिस्टेंस पे ही हमारा होना चाहिए। इस पोर्शन, ये जो आपका मोल्ड होगा, इसमें ऐसा ऊपर से एक गोला दिखता है, राइजर के गोले दिखते हैं। जब उससे आप उस राइजर से आप गोले को आप देखोगे तो उस गोले में आपको नजर आ जाएगा कि दोनों तरफ की रेल और बीच का गेप बिल्कुल बराबर बराबर दिखना चाहिए। कि मतलब ये गेप 25 mm बराबर मिलना चाहिए और इस तरफ का जो फ्लेंज दिखे वो भी हमको 7.5 mm दिखे और इधर का भी फ्लेंज हमको 7.5 mm दिखना चाहिए। जब प्रॉपर हमको, जब हमने मोल्ड को क्या कर दिया, मोल्ड सूज से अच्छे से कस दिया, उसके बाद जो अगली स्टेप आती है वो आती है किसकी, लूटिंग करने की। अगली स्टेप क्या बच गई मेरी, लूटिंग करने की। तो अगली स्टेप क्या किया मैंने, लूटिंग कर दिया। तो लूटिंग कैसे करेंगे भाई, लूटिंग करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं किसका, लूटिंग करने के लिए जो यूज करते हैं वो किसका यूज करेंगे भाई, सैंड का यूज करते हैं। लूटिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सैंड का यूज करेंगे। हमेशा याद रखना, जो भी सैंड हम यूज होती है उस सैंड में किसी भी कंडीशन में 4% से ज्यादा की नमी नहीं होनी चाहिए। कितने परसेंट से ज्यादा की नमी नहीं होनी चाहिए, 4%। किसी भी कंडीशन में 4% से ज़्यादा की नमी नहीं होना चाहिए। अगर 4% से ज़्यादा की नमी तो वो हमारी वेल्डिंग को प्रॉब्लम करेगा। इसलिए 4% से ज़्यादा की नमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, उससे अच्छे से उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से कवर करके उसकी बहुत अच्छे से उसकी क्या कर देंगे, दबा दबा के लूटिंग कर देंगे। अब लूटिंग क्यों की जाती है भाई, लूटिंग इसलिए की जाती है कि हमने रेल में एक पोर्शन बांधा है, हमने रेल में क्या बांधा है, आपका मोल्ड शूज बांधा है। तो जहां पे रेल और मोल्ड जो चिपका हुआ है उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप भी बनेगा। तो जब भी हमारा रिएक्शन होगा तो पोर्शन उस गैप से लीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो लीक होने के सारे चांसेस को खत्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेल से क्या कर देते हैं, लूटिंग कर देते हैं। ताकि क्या होगा भाई कि हमारा कोई भी पोर्शन वहां से क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा।
तो हमने क्या कर दिया, अच्छे से उसकी क्या कर दिया, हमने लूटिंग कर दी। अब भाई लूटिंग वूटिंग सब हमारी हो गई है। लूटिंग होने के बाद अब क्या करेंगे, लूटिंग होने के बाद गर्म करेंगे। अब अगली जो होती है लूटिंग के बाद अगली प्रोसेस जो होती है वो होती है प्री हीटिंग। कहाँ पहुंच गए थे भैया? ठीक है, तो अब अगली स्टेप जो बची है हमारी प्री हीटिंग की। किसकी बची हुई? प्री हीटिंग की। अब जब हमको प्री हीटिंग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो देखो ये बक्सा है, इसमें हमने क्या लगा दिया भाई, टॉर्च लगा दिया। क्या लगा दिया? टॉर्च लगा के हम इसको क्या करेंगे, प्री हीट करेंगे। किससे प्री हीट करते हैं? तो जो यूज होता है वो होता है ब्लोअर। प्री हीट करने के लिए किसको यूज करते हैं हम? ब्लोअर का यूज करते हैं। अब अभी हम जो ब्लोअर का यूज कर रहे हैं वो ब्लोअर कौन सा वाला है भैया जी? वो है एयर पेट्रोल कंप्रेसिव। एयर पेट्रोल मतलब वो ब्लोअर में हम एयर पेट्रोल को कंप्रेस करके प्रेशर से उसको क्या करते हैं, हम हीटिंग करते हैं। तो हम लोग जो ब्लोअर यूज कर रहे हैं वो है कौन सा? एयर पेट्रोल कंप्रेसिव ब्लोअर यूज कर रहे हैं। अब वो जो हम एयर पेट्रोल कंप्रेसिव ब्लोअर यूज कर रहे हैं उस ब्लोअर में हम ये देखेंगे कि एक इस टाइप से एक मीटर बना रहता है। उसमें क्या बना रहता है? एक ऐसा मीटर बना रहता है। उस मीटर में एक कांटा रहता है। तो हमेशा याद रखना ये जो कांटा होगा 0.2 से 0.3 के बीच में होना चाहिए। तो ये क्या होगा? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.2 से 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें क्या करना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए। जो भी हम एयर पेट्रोल कंप्रेसिव ब्लोअर का यूज करते हैं उसका प्रेशर उस मीटर पे आप चेक करोगे तो कितना होना चाहिए? 0.2 से 0.3 केजी पर सेंटीमीटर होना स्क्वायर होना चाहिए। अब उतने प्रेशर से हम इसको क्या करेंगे? प्री हीट करेंगे। अब प्री हीट की प्रोसेस चलेगी। प्री हीटिंग टाइम क्या होता है भाई? प्री हीटिंग टाइम लिया जाता है 4 से 6 मिनट। अलग अलग कंडीशन में प्री हीटिंग का टाइम कितना होता है? 4 से 6 मिनट। मतलब 4 से 6 मिनट तक हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। 4 से 6 मिनट तक उसको गर्म करेंगे। और गर्म कब तक करेंगे और क्या क्या देखेंगे? हम तब तक गर्म करेंगे जब तक ये इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमको 600 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस ना मिल जाए। हम उसको कब तक गर्म करेंगे उस हमारे मोल्ड को? जब तक अंदर का टेम्परेचर 600 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक कैसा ना हो जाए? गर्म ना हो जाए। और क्या देखेंगे? हम तब तक गर्म करेंगे जब तक उसका कलर हमको सुनहरा ना दिखाई देने लगे। उसका कलर हमको कैसा ना दिखाई देने लगे? सुनहरा, मतलब गोल्डन कलर आ जाए। उसका कलर कैसा आ जाएगा? गोल्डन कलर। तो ये तीनों कंडीशन अगर मिल गई तो बस हमारी प्री हीटिंग समझ लो कि हो गई। तो क्या क्या देखेंगे प्री हीटिंग में? पहली चीज, प्री हीटिंग टाइम 4 से 6 मिनट होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो 600 प्लस माइनस 20 होना चाहिए। तीसरी क्या कंडीशन थी कि उसका कलर कैसा आना चाहिए? सुनहरा या गोल्डन कलर होना चाहिए। अब ये टेम्परेचर कैसे नापेंगे? तो उसके लिए आपकी थर्मल चॉक आती थी। नापने के लिए, जो टेम्परेचर नापने के लिए कौन सी चौक यूज होती है? थर्मल चौक यूज होती है, जिसको पायरोमीटर भी कहते हैं। टेम्परेचर कैसे नापा जाता है? पायरोमीटर, थर्मिक चौक, क्रेयंस, उसके नाम है, क्रेयंस भी कहते हैं। क्रेयंस, पायरोमीटर, थर्मिक चौक, इन सब से क्या करते हैं? हम टेम्परेचर नापते हैं कि भैया वेल्डिंग का जो अंदर हीट का टेम्परेचर वो कितना है। आजकल तो वो जो एक बंदूक टाइप आती है, टेम्परेचर ऐसे दूर से देखती है, और गन टाइप आती है ना, तो उससे हमको टेम्परेचर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, पता चल जाता है। आजकल उसका भी यूज किया जा रहा है। जब हमारी प्रॉपर हीटिंग हो जाएगी उसके बाद फिर क्या करेंगे? ब्लोअर हटा देंगे। अब ब्लोअर हटाएंगे तो ब्लोअर हटाने के बाद के पहले ही हम क्या करेंगे? जैसे हमारी यहाँ पे प्री हीटिंग चलेगी तो हमारी जो टंकी है उस टंकी को हम क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। टंकी को कैसा करेंगे? हम तैयार करेंगे। टंकी कैसे तैयार करेंगे? टंकी तो बनी बनाई आ रही है, तो उसमें सबसे पहले क्या डालेंगे? हम पोर्शन डालेंगे। टंकी में क्या डालेंगे? पोर्शन जब भी डालेंगे तो पोर्शन डालते समय हमें सावधानी ये रखना है भाई कि जब भी हम पोर्शन डालें तो पोर्शन हमेशा कोन बनना चाहिए। पोर्शन ऐसा बनना चाहिए कि वो कैसा बने? कोन बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल कैसा हो जाए? फ्लैट हो जाए। हमको फ्लैट नहीं करना है, हमको क्या बनाना है? उसकी कोनिंग बनाना है। अब कोनिंग क्यों बनाई जाती है? कोनिंग इसलिए बनाई जाती है क्योंकि देखिए, हम ये चाहेंगे कि पोर्शन का अधिकतम जो एरिया होगा वो एयर के संपर्क में आए।
पोर्शन का अधिकतम एरिया किसके संपर्क में आना चाहिए? एयर, मतलब हवा के संपर्क में। अगर मैं सीधा कर दूंगा तो कितना सा छोटा सा, इतना सा एरिया बस उसमें क्या आएगा, संपर्क में आएगा। लेकिन अगर मैं कोन बना दूंगा तो बहुत ज्यादा एरिया क्या रहेगा, मेरा एयर के संपर्क में आएगा। और जितना ज्यादा एरिया मेरा एयर के संपर्क में आएगा अब मेरे पोर्शन का, उतना अच्छा रिएक्शन टाइम मिलेगा, उतना एक्यूरेट रिएक्शन टाइम मिलेगा और अच्छा रिएक्शन होगा। इसलिए हमेशा जब भी आप उसमें पोर्शन डाले तो कैसा बना के डाले, कोन बना के डाले, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी हम उसमें क्या करेंगे, फुलझड़ी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फुलझड़ी। तो जब भी आप फुलझड़ी लगाओ तो ये जो आपका ये है आपका पोर्शन और फुलझड़ी के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जब भी आप फुलझड़ी लगाओगे तो जो आपका पोर्शन है, पोर्शन और फुलझड़ी के बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनना चाहिए? 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री का ही बनना चाहिए। ऐसा क्यों बनना चाहिए? वो इसलिए बनना चाहिए कि अगर मैं सीधा इसमें लगा दूंगा, ये एंगल बना के लगाया 45 डिग्री मान लो, ठीक है। अगर मैं इसमें फुलझड़ी कैसी लगाऊंगा? सीधी लगाऊंगा। आप एग्जाम्पल करके देखना कि जब दीपावली में आप एक फुलझड़ी जो जलाते हो, एक गिलास में आप मिट्टी लेना और उस मिट्टी में क्या कर देना, उस फुलझड़ी को बिल्कुल सीधा गाड़ देना और गाड़ के निकालना, मतलब सीधा मिट्टी के अंदर डालना और बाहर निकालना। आपकी फुलझड़ी तुरंत बुझ जाएगी। फुलझड़ी कैसी हो जाएगी? तुरंत बुझ जाएगी। लेकिन उसी फुलझड़ी को आप तिरछा करके डाल के निकालोगे तो वो बुझेगी नहीं। तो एक्चुअली ये कंडीशन इसलिए की जाती है ताकि मेरी फुलझड़ी एक भी बार में क्या कर दे, जला दे। ऐसा नहीं कि बार बार मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये रिस्की काम है। ये रिस्की काम है। अगर मैं बार बार मैं देख रहा हूं, मैंने सीधा डाल दिया, बुझ गई, फिर मैं देख रहा हूं अभी तक रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन चालू नहीं हुआ, फिर उसको निकाल रहा हूं, तो इसमें घटना घट सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैनुअल साफ साफ कहता है कि जब भी आप फुलझड़ी लगाओ तो पोर्शन से कितने डिग्री के एंगल पे लगाओगे? 45 डिग्री, जिसमें एक ही बार में आपका क्या हो गई, पहली चिंगारी निकल जाएगी, ठीक है। अब आपने फुलझड़ी लगा दिया, सारी तैयारी हमारी हो गई है। अब तैयारी हो गई है तो अब क्या करोगे भाई? ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये आपका देखो मोल्ड बना हुआ है। मोल्ड के ऊपर हमने क्या रख दिया? ये देखो, ये बाल्टी हो गई। मोल्ड के उसके ऊपर हमने बाल्टी भी रख दिया। जब भी हम बाल्टी रखें मोल्ड के ऊपर तो हमेशा इस मोल्ड और इस बाल्टी के बीच का जो स्पेस है वो 50 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। हमेशा मोल्ड जो होगा वो आपका बाल्टी, मतलब जब भी आप बाल्टी रखोगे तो मोल्ड शूज और बाल्टी के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 50 mm का गैप होना चाहिए। उसको हम बराबर गैप मिलाते हुए हम उसमें क्या कर देंगे? रख देंगे। रखने के बाद जैसे ही हम क्या लगाएंगे? फुलझड़ी लगाएंगे। जैसे ही हम क्या लगाएंगे? फुलझड़ी। तो फुलझड़ी लगाने से जो हमारी पहली चिंगारी निकलेगी, पहली चिंगारी, फर्स्ट चिंगारी जो निकलेगी, जैसे ही फुलझड़ी हमने लगाया और जो मेरी पहली चिंगारी निकलेगी, वहीं से मेरा रिएक्शन टाइम चालू हो जाएगा। रिएक्शन टाइम कहाँ से चालू होगा? जो मेरी पहली फुलझड़ी। तो जैसे ही मैंने पहली चिंगारी लगाया तो मेरी पहली मतलब क्या हो गया, रिएक्शन टाइम मेरा स्टार्ट हो गया। उसके बाद आजकल तो जो यूज कर रहे हैं हम, वो क्या कर रहे हैं? ऑटो थिम्बल रहता है उसमें, तो ऑटोमेटिक फिर क्या हो जाता है, उसका मटेरियल नीचे गिर जाता है, ठीक है, मटेरियल नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, जब भी आप पोरिंग करें, जब भी आप टंकी उसमें मोल्ड के ऊपर रखें, उसके पहले हमेशा याद देख लेना कि जो आपका पोर्शन है उसके ऊपर आप केप लगाना मत भूलना। एक केक आता है ना, केप आता है पोर्शन का, बिस्किट बोलते हैं जिसे भी, है ना। तो उस केप को लगाए बिना आपको पोरिंग नहीं करना है। पहले वो केप लगा देना है, उसके बाद ही हम पोरिंग करना है। जैसे दिख रहा है ना, ये सपोज ये मोल्ड हम साइड से देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम केप लगाएंगे, बिस्किट लगाएंगे, उसके बाद ही हम पोरिंग करेंगे। अगर हमने ये केप नहीं लगाया तो हमारी पूरी वेल्डिंग बर्बाद। अगर हमने ये केप नहीं लगाया तो हमारी वेल्डिंग कैसी हो जाएगी? खराब, बर्बाद हो जाएगी। क्यों ऐसी हो जाएगी? देखो उसका कारण मैं बताता हूं आपको। क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पर ये केप नहीं लगाया, मान लो ये मेरी केप है, ये मैंने केप नहीं लगाया, तो अब क्या होगा कि जब मेरा पोरिंग होगी और जो मटेरियल गिरेगा, जब यहाँ से मटेरियल गिरेगा तो सीधे अंदर आएगा। सीधे कहाँ आएगा? अंदर। और अंदर आएगा और सबसे पहले किसको भरेगा? इस वेब को भरेगा। वेब के बाद फिर किसको भरेगा? इस राइजर को भरेगा, राइजर को। और राइजर को भरने के बाद फिर आखिरी में किसको भरेगा? इस वेब को भरेगा। पहले फ्लैंज भरेगा,
फिर राइजर भरेगा और आखिरी में क्या भरेगा, वेब को। क्योंकि हमेशा याद रखना जहां से एंट्री होती है वो स्थान हमेशा लास्ट में भरता है। आप इस दरवाजे से भी कोई चीज पानी पड़ा या कोई टंकी है, उस टंकी में भी वन साइड चौकोर है, वन साइड से यदि आप उसमें कुछ चीज आप पहुंचा रहे हो या यहीं से दरवाजे से कोई चीज अंदर आ रही है, तो ये जो दूर वाला पोर्शन है ये पहले फील हो जाएगा और सबसे आखिरी में वाला फील होगा। और जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में जो सबसे लास्ट में जो बचता है वो बचता है स्लैग। क्या बचता है, स्लैग। तो सबसे आखिरी वाला जो स्लैग पार्ट रहेगा, जो पोर्शन का रिएक्शन के बाद जो हमारा मटेरियल रहेगा वो हमारी वेब में आ जाएगा, फ्लैंज पे, उस पे हेड पे आ जाएगा, तो हमारी वेल्डिंग कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्लैग आ जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम केप लगा देते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर, केप। अगर मैंने मान लिया यहाँ मैंने केप लगा दिया, अब क्या लगा दिया यहाँ पर, केप। अब केप लगा दिया मैंने, तो अब जब मेरा मटेरियल गिरेगा तो ये केप है, तो केप से तो अंदर जा नहीं पाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, इस रास्ते से कहाँ जाएगा, राइजर में जाएगा। इस रास्तों से कहाँ पे जाएगा, राइजर में, और राइजर के थ्रू सीधे नीचे आएगा। और राइजर के थ्रू नीचे आएगा और सबसे पहले किसको भरेगा, फ्लैंज को। जब मेरी पूरी फ्लैंज में मेरा पूरा पोर्शन आ जाएगा उसके बाद किसको भरेगा, आपकी वेब को। वेब को भरेगा, गोले को भरेगा, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ रहेगा वो किस में आएगा, राइजर में आएगा। लास्ट वाला पोर्शन किस में आएगा, राइजर में होगा। इसलिए आप जब भी आप वेल्डिंग खोलते हो तो आप देखोगे कि कभी राइजर आपको पूरे लंबे लंबे मिलेंगे, कभी राइजर कैसे मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। होता ही नहीं होता है, कभी राइजर पूरे लंबे लंबे मिलते हैं, कभी राइजर छोटे छोटे मिलते हैं। अगर ज्यादा स्लैग आएगा तो राइजर आपके छोटे हो जाएंगे, अगर कम स्लैग रहेगा तो राइजर आपके लंबे लंबे रहेंगे। तो जो कंडीशन आपको राइजर के साथ दिख रही है, अगर केप नहीं लगाओगे तो वही कंडीशन आपको इस वेब और हेड के साथ नजर आएगी। बात समझ में आई। इसलिए कभी वेल्डिंग करो तो बिना केप लगाए वेल्डिंग नहीं करना, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम क्या करेंगे भैया जी, पहली चिंगारी निकली तो हमारा उसी से रिएक्शन टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे रिएक्शन टाइम स्टार्ट हो गया उसके बाद फिर ऑटोमेटिक क्या होती है, पोरिंग हो जाती है, होती नहीं होती है। तो हम लोगों की जो रिएक्शन टाइम है क्या होता है आपका, रिएक्शन टाइम। पहले रिएक्शन टाइम जो रखा जाता था वो रखा जाता था 20 ± 3। कितना रखा जाता था, 20 ± 3 रिएक्शन टाइम रखा जाता था। अब ये क्या होगा, किसके लिए रखा जाता था, जब हम हैंड सिग्नल, मतलब जो होता हाथों से जो हम टैंपिंग करते थे ना, पहले क्या होता था, हम टैंपिंग रॉड लेते थे, टैंपिंग रॉड से हाथों से टाइमिंग देखते थे और क्या करते थे, टैंप कर लेते थे। तो उसके लिए जो रिएक्शन टाइम था वो कितना रखा था, 20 ± 3। लेकिन जब से ऑटो थिम्बल आया है, क्या आया है, ऑटो थिम्बल, तो ऑटो थिम्बल में हमारा बस तो है ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक करेगा ना। इसलिए इसके रिएक्शन टाइप के क्राइटेरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। और वर्तमान में ऑटो थिम्बल के लिए जो टाइम रखा गया है वो रखा गया है 20 ± 5 सेकेंड। कितना सेकेंड रखा गया है, 20 ± 5। पहले ये रिएक्शन टाइम 20 ± 3 होता था, लेकिन अब रिएक्शन टाइम कितना है मेरा, 20 ± 5। तो 20 ± 5 के बीच के समय पे वो फिर क्या करेगा, इसके बाद ये पोर्शन नीचे गिर जाएगा और हमारी क्या हो जाएगी, इसको जैसे ही पोर्शन का नीचे गिरने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोरिंग। क्या बोलेंगे उसको, पोरिंग। जो मटेरियल हमारा टंकी से नीचे गिरा उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, पोरिंग। जैसे ही पोरिंग हो गई तो वहां हमारा रिएक्शन टाइम खत्म। रिएक्शन टाइम कहां से स्टार्ट होगा, पहली चिंगारी से मटेरियल के गिरने तक। जैसे एक पहली बूंद गिरेगी वही मेरा क्या होगा, रिएक्शन टाइम होगा, ठीक है। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में वो क्या होता है, मटेरियल आपस में वाइब्रेट करता है, मतलब मिलता है चिंगारी के साथ, वो पूरा वापस आपस में मिलेगा, रिएक्शन करेगा और सीधे वहां पर मटेरियल नीचे गिर जाएगा। तो हमारी ये हो गई पोरिंग हो गई। पोरिंग होने के बाद जो अगला जो काम चालू होता है वो होता है वेटिंग टाइम। अगला जो क्या टाइम होता है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है भैया, हम अब वेट करेंगे, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट किसका करेंगे भैया, हमारा कटिंग के लिए वेट करेंगे। किसके लिए वेट करेंगे, कटिंग के लिए। तो जो वेटिंग टाइम रखा गया है वो भी रखा गया है 4 से 6 मिनट। वेटिंग टाइम भी कितना है, 4 से 6 मिनट। अब 4 से 6 मिनट जब तक हो रहे हैं तब तक क्या करेंगे, ढीले ढीले हम पहले टंकी निकाल के बाहर फेंक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हमारा बक्से के जो आपके शूज है उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, ढीला करेंगे, साफ सफाई करेंगे। और जो हमारा ट्रिमर होता है उस ट्रिमर को वहां पर ले जाके सेट कर देंगे। ट्रिमर को क्या कर देंगे, वहां पर लगाकर सेट कर देंगे। और जैसे ही हमारा टाइम हो जाएगा उसके बाद हम ट्रिमर को चालू करेंगे और उस वेल्ड को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जैसे ही हमारी वेल्ड कट गई, सब कुछ सही निकल गया, तो हमारी वेल्डिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। हमारी वेल्डिंग की प्रोसेस पूरी
हो गई। अब वेल्डिंग तो हो गई, हमें वेल्डिंग तो हो गई। उसके बाद फिर क्या रहेगा, तो हमेशा याद रखना वेटिंग टाइम होता है 4 से 6 मिनट, 4 से 6 मिनट। उसके बाद हमारी वेल्ड क्या हो गया, कट गया, ट्रिम हो गया। ट्रिम होने के बाद फिर अगली जो प्रोसेस रहेगी, अगली प्रोसेस ये रहेगी कि भैया अब हमको क्या करना है, जो दाब लगाए हैं दाब कब हटाना है, जो राइजर निकले हुए हैं उस राइजर को तोड़ना कब है। तो हमेशा याद रखना पोरिंग से 20 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 20 मिनट बाद, हमेशा पोरिंग से 20 मिनट बाद हम दाब हटाएंगे। हम दाब जो रहेगा कितने मिनट बाद हटाएंगे, पोरिंग से 20 मिनट बाद। हम पोरिंग से 20 मिनट बाद राइजर तोड़ेंगे, राइजर कब तोड़ेंगे, हम पोरिंग से 20 मिनट बाद। जैसे ही हमारी पोरिंग होगी उससे 20 मिनट बाद ही हम राइजर को तोड़ेंगे। राइजर को तोड़ने का सही तरीका होता है बाहर से अंदर की तरफ मारेंगे। हथौड़े से राइजर तोड़ने के लिए बाहर से कहाँ मारेंगे, हम अंदर की तरफ। हमेशा बाहर से अंदर की तरफ राइजर को मारकर तोड़ेंगे। कितने मिनट बाद, 20 मिनट। राइजर को तोड़ने का तरीका है या तो 20 मिनट बाद तोड़ेंगे, या तो राइजर के तापमान मतलब वातावरण के तापमान पे आ जाने के बाद उसको हम तोड़ेंगे। अब हमारा 20 मिनट में क्या हो गया, राइजर भी टूट गया। अब राइजर टूट गया, राइजर टूटने के बाद फिर अगली जो प्रोसेस होती है वो क्या है, गाड़ी चलाने की। अगली प्रोसेस क्या है, गाड़ी चलाना है। तो गाड़ी हमेशा 30 मिनट के बाद चलाना है। गाड़ी हमेशा पोरिंग से 30 मिनट के बाद चलेगा। राइजर हम तोड़ेंगे 20 मिनट बाद, गाड़ी चलेगी 30 मिनट बाद। दाब हटेगा 20 मिनट बाद, गाड़ी चलेगी 30 मिनट बाद। और उसके बाद क्या रहेगा, अगला जो रहेगा ग्राइंडिंग का। अगला क्या काम रहेगा, ग्राइंडिंग का। अगर हमारी ग्राइंडिंग नहीं हुई है तो हमेशा हम क्या करेंगे, 30 के कौशन से ही गाड़ी निकालेंगे। ग्राइंडिंग हो चुकी है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर ग्राइंडिंग नहीं हुई है तो आप 30 से ज़्यादा पे गाड़ी नहीं निकालोगे। ये डिपेंड करता है आपके पीडब्ल्यूआई के विवेक पे। अगर कौशन नहीं लिया है और बिना कौशन लिए वेल्डिंग कर रहा है पीडब्ल्यूआई और ग्राइंडिंग नहीं हुई है तो वो गाड़ी को कौशन देगा। ठीक है, ये उसके विवेक पे ही डिपेंड करेगा, पर उसको देना चाहिए और वो देगा। ठीक है, अब हमारी क्या हो गई, वेल्डिंग भी हो गई, गाड़ी भी पास कर दिया। अब क्या करेंगे, ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग के लिए कंडीशन ये कहती है कि जब भी हम ग्राइंडिंग करें, अगर ऐसा हो कि आज मैं ग्राइंडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, रात हो गई या कुछ ऐसी वजह हो गई, तो कभी भी अगर आप ग्राइंडिंग नहीं कर पाओ तो ग्राइंडिंग का क्राइटेरिया है कि आपको 24 घंटे के अंदर तो ग्राइंडिंग करना ही करना है। अगर आप ग्राइंडिंग नहीं कर पा रहे तो ग्राइंडिंग करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो है 24 घंटे। किसी भी कंडीशन में ग्राइंडिंग आपको 24 घंटे के अंदर कर ही लेना है। ग्राइंडिंग कितने, 24 घंटे के अंदर कर लेना है। अब आपकी ग्राइंडिंग हो गई है, दाब भी हट गया है, बढ़िया आप दाब निकालो, पैकिंग वैकिंग करो अच्छे से और बढ़िया गाड़ी दौड़ाओ। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, अब हमारी वेल्डिंग हो गई है। अब वेल्डिंग हो गई तो हम क्या करेंगे, उस वेल्ड पर क्या लगाते हैं, हम पेंट लगाते हैं, काला पेंट लगाते हैं ना। उस वेल्ड पर हम क्या लगाएंगे, काला पेंट लगा देंगे और उसको हम क्या करेंगे, जॉगल प्लेट से बांध देंगे। उस प्लेट को हम कैसे बांधेंगे, जॉगल प्लेट से उसको बांधेंगे। जॉगल प्लेट फॉर एंड पर क्या करेंगे, हम क्लैंप के साथ, फॉर एंड पर क्लैंप के साथ उसको क्या कर देंगे, हम बांध देंगे। कब तक बांधेंगे, जब तक उसका यूएसएफडी टेस्ट ना हो जाए। उस वेल्ड का यूएसएफडी टेस्ट जब तक ना हो जाए तब तक उसको फॉर एंड हम क्लैंप के साथ बांध देंगे। उसके बाद यूएसएफडी टेस्ट होगा। यूएसएफडी टेस्ट होने का भी टाइम लिमिट है कि किसी भी कंडीशन में जो यूएसएफडी टेस्ट है वो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 30 दिन या 1 महीना, किसी भी कंडीशन में हमारा जो यूएसएफडी टेस्ट है वो 30 दिनों के अंदर में हो जाना चाहिए। जैसे ही हमारा 30 दिन के अंदर में हो जाएगा और गुड, मेरा जो वेल्ड है वो कैसा निकल जाएगा, गुड निकल जाएगा। मेरा वेल्ड कैसा निकल जाएगा, गुड निकल जाएगा। तो ये मैं जॉगल प्लेट क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। अगर मेरा वेल्ड कैसा निकल गया, गुड निकल गया, तो मैंने जॉगल प्लेट कैसा कर दिया, हटा दिया। लेकिन अगर मेरा क्या निकल गया, फ्लॉ निकल गया, तो फिर ये जॉगल प्लेट को हम क्या करेंगे, बोल्ट से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। जॉगल प्लेट को कैसे करेंगे, बोल्ट से बांध देंगे। अब कुछ कंडीशन ऐसी है कि मेरा अगर यूएसएफडी में वेल्ड गुड भी आ जाए, यूएसएफडी के द्वारा मेरे वेल्ड को कैसा कर दे, वो गुड भी कर दे, तो भी उसको हम बोल्ट से जॉगल प्लेट को हमको बांध के ही रखना है। कुछ कंडीशन है। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है भैया जी, उसकी पहली कंडीशन ये होगी कि अगर मेरी वेल्ड जो हो रही है वो ब्रिज पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है,
ब्रिज पे हो रही है, ब्रिज पे हो रही है तो ब्रिज या ब्रिज से 100 मीटर दोनों तरफ की अप्रोच पे हो रही है। अगर वेल्डिंग में क्या कर रहा हूँ, ब्रिज पे कर रहा हूँ या ब्रिज से 100 मीटर की अप्रोच पे कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में भी मैं क्या करूँगा, ब्रिज या ब्रिज से 100 मीटर की अप्रोच पे कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर वेल्डिंग है तो हमारी जॉगल प्लेट वहाँ पर बंधी रहेगी, जॉगल प्लेट हटेगी नहीं, चाहे मेरा यूएसएफडी वेल्ड गुड क्यों ना हो जाए, पहली कंडीशन। अगर मैं टनल में कर रहा हूँ वेल्डिंग या टनल के 100 मीटर डिस्टेंस पे कर रहा हूँ तो भी वहाँ पे मुझे जॉगल प्लेट बांधना है। अगर मैं हाई बैंकिंग में वेल्डिंग कर रहा हूँ, हाई बैंकिंग किसे कहते हैं, वह बैंकिंग जिसकी हाइट 5 मीटर से ज़्यादा होगी उसको क्या बोला जाता है, हाई बैंकिंग। अगर मैं हाई बैंकिंग में कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मुझे जॉगल प्लेट बांधना ही बांधना है। अगर मैं आपका हाई बैंकिंग में बांधना ही बांधना है, अगर मेरी रेल, जिस रेल पे मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ उसकी जीएमटी 50% हो गई है या उससे ज़्यादा हो गई है, जिस रेल में मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ उस सेक्शन की जीएमटी 50% या उससे ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पे भी मुझे जॉगल प्लेट बांधना ही बांधना है। इन सारी कंडीशनों को देखते हुए हम जॉगल प्लेट क्या करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो, अगर यूएसएफडी ने टेस्ट किया तो पहले क्या होता था कि अगर उसको फ्ला मिलता था, उसको क्या मिलता था, फ्ला मिलता था, तो वो ओबीएस लगाता था या डीएफडब्ल्यू लगाता था। क्या लगाता था, डीएफडब्ल्यू। अगर उसको क्या मिलता था, फ्लॉ मिलता था तो डीएफडब्ल्यू लगाता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि भैया नए वेल्ड में आपको डीएफडब्ल्यू नहीं लगाना है, नए वेल्ड में आपको डीएफडब्ल्यू नहीं लगाना, मतलब कोई भी नया वेल्ड फ्ला नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको एन डी एफ डब्ल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, एन डी एफ डब्ल्यू। तो उसको हमको रखना नहीं है, उसको तुरंत हमको क्या करना है, हटा देना है। इसलिए अब जितने भी रहेंगे नए वेल्ड पे कोई डीएफडब्ल्यू कोई ओबीएस कुछ नहीं मिलेगा, उसको हमको क्या करना है, तुरंत हटा देना है, बदल देना है। तो ये हो जाएगी हमारी भाई वेल्डिंग। वेल्डिंग में फिर हमको क्या क्या करना है, हमने ये सारी चीज़ों को देख लिया। ठीक है, उसके बाद ये हमने सारी चीज़ों पे चर्चा कर लिया कि भैया कहाँ से स्टार्ट किया था, रेल थी, रेल हम कैसे हम देखेंगे, क्या क्या कमियाँ देखेंगे, कौन सी रेल यूज़ करना है कौन सी नहीं करना है। फिर हमने बात कर लिया था कि भैया जो हमारा वेल्डर है उसके पास सर्टिफिकेट होता है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसको चेक करना है। उसके बाद फिर वेल्डिंग की प्रोसेस चालू किया था कि कैसे हमको उसकी प्री हीटिंग करना है, प्री हीटिंग मतलब पहले तो लाइनिंग करना है, लाइनिंग करने के बाद फिर क्या करना है, मोल्ड सू बांधना है, फिर लूटिंग करना है, लूटिंग के बाद उसकी क्या करना है, प्री हीटिंग करना है, प्री हीटिंग के बाद फिर क्या करना है, उसमें पोरिंग करवाना है, पोरिंग करवाने के बाद उसकी क्या करवाना है, वेटिंग टाइम के बाद उसकी कटिंग करवाना है, कटिंग के बाद फिर क्या करेंगे, हम ग्राइंडिंग करेंगे, उसका 20 मिनट बाद दाब हटाएंगे, 20 मिनट बाद राइजर तोड़ेंगे, और या फिर आपका 30 मिनट बाद फिर क्या करेंगे, पहली गाड़ी निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सारी की सारी वेल्डिंग हो गई। जो हमारा पोर्शन होता है, जो हमारा पोर्शन होता है, तो उस पोर्शन में बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनता है। जो हमारा पोर्शन है वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनता है। क्या क्या बना मिला रहता है उसमें, मिल स्केल मिला होता है, एल्यूमिनियम पाउडर मिला होता है, फेरेनहाइट मिला रहता है, सोडियम होता है, स्टील चिप होती है, सिलिकॉन होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होती है। ऐसे टोटल मिला के 7 जो चिप होती है, 7 पदार्थ होते हैं, उससे हमारा क्या होता है, पोर्शन बनता है। हमारे 60 केजी का पोर्शन अलग होता है, 52 केजी का पोर्शन अलग होता है। 60 केजी के पोर्शन का वेट लगभग 13 केजी होता है, 52 केजी का वेट लगभग 11 केजी होता है। ठीक है, और हमेशा जब भी वेल्डिंग करो तो पूरी सावधानी से करना चाहिए। वेल्डर का जो भी स्टाफ रहेगा वो फुल अलर्ट रहना चाहिए। वेल्डर का जो भी स्टाफ रहेगा उसको पूरा अपने स्वयं की सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए। जब भी वेल्डिंग करें या वेल्डिंग का जो सपोर्टर रहेंगे वो कभी भी कोई ढीले ढाले कपड़े पहन के नहीं रहेंगे लाइन पे, वो ढीले कपड़े नहीं पहनेंगे। पता चले वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आग लगी हुई है और उसका कपड़ा ही जल जाए तो उससे दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा सेफ्टी शूज, सेफ्टी के ड्रेसेस पहन के ही हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। तो ये रहा आपका वेल्डिंग, आज हमने वेल्डिंग खत्म किया। कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, एक चीज़ और, वेल्डिंग जब भी करते हैं तो वेल्डिंग की मार्किंग भी करते हैं। एक होता है वेल्डिंग की मार्किंग करना, क्या होता है वेल्डिंग की मार्किंग। तो वेल्डिंग की मार्किंग कैसे करते हैं भैया, वेल्डिंग की मार्किंग के लिए एक ऐसा एक फ्रेम होता है जो उसको दिया जाता है हर वेल्डर के पास। ये लिखा हुआ है जैसे MM, YY, AA, BB, CCC। ये क्या होता है, वेल्डिंग का मार्किंग। जहाँ वेल्डिंग करेंगे उसके बाजू में वो क्या करेंगे, मार्किंग लगाएंगे ताकि पता चल जाए उस वेल्ड को देख के कि भैया वो वेल्ड
किस महीने में हुआ, किस साल में हुआ, किसने किया, प्राइवेट ने किया, किस रेलवे में हुआ, ये सारी चीज़ें हम उस वेल्ड को देख के ही हम पता कर पाए, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, मार्किंग करनी चाहिए। अभी तो वैसे दिखती नहीं है पर मार्किंग करनी चाहिए। अब वो क्या होता है, जो ये दिख रहा है ना सभी को, है ना। तो जो mm है, mm का मतलब ये होता है कि भैया किस महीने में हुआ है। अगर चलो मान लो जनवरी में हुआ तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा 01। YY का मतलब होता है साल में, जैसे 2023 में वेल्डिंग की है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 23, 2 और 3 क्या हो जाएगा 23। ए का मतलब ये होता है कि ये ए कोड होता है। ए क्या होता है, कोड होता है। अगर वेल्डर है और वो डिपार्टमेंटल है, वेल्डर कैसा है मेरा, डिपार्टमेंटल है, तो उसका जो कोड रहेगा यहाँ पे 00 रहेगा, ठीक है। अगर वेल्डर मेरा बाहर का है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, मतलब अगर वेल्डर जो रहेगा मेरा किसका है, बाहर मतलब प्राइवेट ठेकेदार का है, उसका पोर्शन भी जो यूज कर रहा है वही कंपनी का है। जैसे जैसे आपका जो वेल्डिंग जो करता है, कौन करता है भाई, जो भी अथॉरिटी जो भी कर रही है वेल्डर, तो पोर्शन भी उसका है और जो वेल्डर कर रहा है वो भी उसी कंपनी का है, तो जो कोड लगेगा वो लगेगा 01। और वेल्डर अलग है, पोर्शन अलग कंपनी का है, तो फिर कोड लगता है 02। ऐसे ये कोड ए की जगह जो भी वेल्डिंग की कंडीशन है उसके कोड लगाए जाते हैं। बी ट्रिपल बी ये होता है वेल्डर का कोड। हर वेल्डर को एक कोड मिलता है, उसका जो TW2 के सर्टिफिकेट के साथ उसको क्या मिलेगा, कोड मिलेगा, वेल्डर कोड। तो वो अपना वेल्डर कोड डालेगा। CCC मतलब किस रेलवे का है, WCR का है, वेस्टर्न रेलवे का है, जो भी है वो यहाँ पर मेंशन